डीके सर क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने क्लास के माध्यम से आप लोगों को वैज्ञानिक कारण लेकर आते हैं। आज इसी कड़ी में एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिले तो हम लोग कुछ पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसा कि अभी एक बहुत ही भयावह घटना घटी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगदीशपुर के विधायक, वर्तमान विधायक जो हैं अभी हमारे श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, जो पूर्व मंत्री भी थे, अभी उनकी पत्नी का निधन हो गया है कुछ दिन पहले ऑक्सीजन के अभाव में। यानी ऑक्सीजन न मिलने के कारण, उनके शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई न होने के कारण, मतलब ऑक्सीजन दिया गया, सिलेंडर वाला ऑक्सीजन दिया गया, लेकिन ऑक्सीजन शरीर में अभाव के कारण, यानी शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिला और उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद घटना है। हम सभी के अभिभावक हैं और उनके पत्नी जो थी वो भी अभिभावक की तरह थी। उनके चुनाव में बहुत संघर्ष की थी, जैसे कि श्री भगवान बाबू बताए भी। और ये घटना हम लोग सुने तो हम लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। तो मुझे लगा कि जैसे उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन दिया जा रहा था, लेकिन 9 मिनट के करीब उनके ऑक्सीजन जो है, ब्रेन में ऑक्सीजन 9 मिनट नहीं गया। तो 9 मिनट ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो यह बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन यहीं से हम सभी को भी सोचना है कि 9 मिनट ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो आखिर कितने मिनट तक हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई न हो तो मृत्यु हो जाए। 9 मिनट नहीं हुआ, मृत्यु हो गई। तो कितना मिनट तक आदमी जिंदा रह सकता है, बिना ऑक्सीजन का कितना मिनट तक जिंदा रह सकता है। तो इस कड़ी में देखिए, आज इसी पर एक वैज्ञानिक कारण, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण मुझे लगा कि यह वैज्ञानिक कारण सबको जानना चाहिए। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन के अभाव में मानव क्यों मर जाता है। यानी ऑक्सीजन के अभाव में जब हमारा शरीर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाता है शरीर में हमारे, तो उस ऑक्सीजन के अभाव में हम लोग तुरंत मर जाते हैं। एक एक चीज़ पर बताऊंगा कि कितने मिनट तक मनुष्य जो है जिंदा रह सकता है बिना ऑक्सीजन के। जैसा कि आपने उस घटना जो मैंने बताया श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी की पत्नी के बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 9 मिनट तक, डॉक्टर बताए होंगे कि 9 मिनट तक उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। तो देखिए 9 मिनट में क्यों मर गई, क्योंकि मनुष्य जो है वो बिना ऑक्सीजन का 3 मिनट से लेकर 6 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। तो अब देखिए 9 मिनट कहाँ से बचिएगा। यानी 3 मिनट से 6 मिनट तक अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है, 3 मिनट से 6 मिनट के बीच में, यानी 3 से 6, कोई ज़्यादा जिसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो 6 मिनट तक ले जाएगा, किसी का बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 3 मिनट में मर जाएगा। यानी 3 मिनट से पहले व्यक्ति नहीं मरते हैं। लेकिन जब वह 3 मिनट से ज़्यादा होने लगेगा, 4 मिनट तो मर जाएंगे, 5 मिनट मर जाएंगे, यानी 6 मिनट होते होते कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। बाई चांस ही केस में अगर 7वें मिनट में तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई हो गया तो व्यक्ति मरने का चांस है, बचने का चांस है। लेकिन जैसे ही इससे अधिक होगा तो कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो चलिए इसी पर आज हम लोग इसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण को लेकर आज के क्लास में हम आए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज के क्लास में होने वाली है कि क्यों हम लोग ऑक्सीजन के अभाव में आखिर मानव क्यों मर जाता है। क्या हमारे शरीर में ऐसी घटना होती है कि हम मर जाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को समझने से पहले थोड़ी सी आप लोगों को एक बिंदु वस्तु पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, ताकि उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आखिर ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, जैसे आप मोटरसाइकिल को ले लीजिए, तो मोटरसाइकिल कब तक चलती है, जब तक कि उसमें ईंधन हो। यहाँ समझिएगा, जब तक उसमें ईंधन है मोटरसाइकिल चलेगी। अगर पार्ट पुर्जा ठीक है,
ईंधन की सप्लाई जो हो रहा है सही ढंग से चल रहा है तो गाड़ी चलेगी। इसी तरह से कोई दूसरा वाहन है, ट्रक है, कोई भी है, मशीन है जिसमें ईंधन है और वो ईंधन सप्लाई अच्छा से हो रहा है तो आदमी जो मशीन है चलेगा। और जैसे ही ईंधन अच्छा से सप्लाई नहीं होगा वो मशीन बंद हो जाएगा। बस सोच लीजिए कि उसी तरह से मानव शरीर भी एक जटिल मशीन है और जब तक इसमें ईंधन की सप्लाई होगी तब तक यह जिंदा रहेगा और जब से ही ईंधन की सप्लाई बंद हो जाएगी यानी 3 से 6 मिनट के अंदर हम लोग मर जाएंगे। तो क्या होता है, कैसे ईंधन जाता है, ईंधन कहाँ से मिलता है, कौन सा ईंधन है, क्या ऑक्सीजन ही हमारे शरीर का ईंधन है? अगर ईंधन है तो कैसे हमारे शरीर में जाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, कहाँ से हमको ऊर्जा देता है, कैसे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो ऊर्जा क्या करता है हमारे शरीर में, आज की क्लास में विस्तार से हम लोग जानेंगे। और सारा जो हमारे श्वसन तंत्र जिसको कहा जाए और जिसको सांस लेना और छोड़ना, देखिए श्वसन की क्रिया अलग है और सांस लेना और छोड़ना, सांस की क्रिया अलग है, दोनों अलग अलग है। इस बात को समझ लीजिए कि सांस लेना और श्वसन करना दोनों अलग अलग है। इसमें इस प्रश्न में हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जैसा कि आप एक साधारण हम चित्र बना करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से हवा जैसे ही हमारे नासिका छिद्र से जो है हवा प्रवेश करती है, तो जैसे ही हमारे नासिका छिद्र से हवा प्रवेश करती है तो इस हवा में होता क्या है, तो आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन जो है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है। नाइट्रोजन 78% होता है 78% और ऑक्सीजन जो है 21% और ये 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जैसे ही यहाँ से नासिका छिद्र से होते हुए जैसे हमारा फेफड़ा में आता है तो हमारे फेफड़ा में एक अंग होता है जिसका नाम है एल्वियोली। याद रखिए, हमारे फेफड़ा में एक वायु कोश होता है जिसको कहा जाता है वायु कोश या वायु कोशिकाएँ। तो वायु कोशिकाएँ जो एल्वियोली है वो क्या करता है कि यहाँ पर जितने ये पदार्थ हमारे, जैसे कि और कुछ है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, धूल कण हो गया, ये भी सब आता है। तो जैसे हमारे नासिका छिद्र में जो हमारे नाक में बाल होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि पहले ये जलवाष्प जो जाता है उसको, और जो धूल कण है उसको बहुत सारा बड़े पार्टिकल्स को छान देते हैं, छान करके अलग कर लेते हैं। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बचा, ये सब जाते हैं एल्वियोली में। और एल्वियोली में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है इसको छान करके इधरे रख लिया जाता है और उसमें जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन अंदर जाता है। लेकिन उसमें भी ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, जितना इसमें ऑक्सीजन है, जैसे 21% ऑक्सीजन है तो हमारा बॉडी जो है उसमें से 5% ऑक्सीजन को लेता है। बाकी जो ऑक्सीजन है जिसको कहा जाए कि मान लीजिए कि 95%, यानी 95% ऑक्सीजन को भी हमारा बॉडी जो है वहाँ से रिटर्न करता है। और जब इस एल्वियोली से इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करता है तो देखिए उसमें 78% नाइट्रोजन निकल गया, उसमें कुछ 95% ऑक्सीजन था वो भी निकल गया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो गया था इसको भी बॉडी हमारा रिटर्न कर देता है। लेता है कितना, 5% सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर लेता है। तो अब देखिए 5% जो ऑक्सीजन है वो आता है फेफड़ा में, और फेफड़ा से होते हुए फेफड़ा से जुड़ी रहती है हमारे शरीर की सारी रक्त नाड़ियाँ, जो रक्त की नाड़ियाँ होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, ये रक्त नाड़ियाँ उससे जुड़ी होती है फेफड़ा से। तो क्या करता है कि अब ये ऑक्सीजन जो है ये फेफड़ा से चला आता है हमारे ब्लड में। अब देखिए ये ब्लड का सर्कुलेशन दिखाए हैं हम कि ब्लड का चक्र कैसे चलता है। तो वहाँ से देखिए ऑक्सीजन जो है आ गया हमारे ब्लड में, और जैसे हमारे ब्लड में आया तो हमारे ब्लड में पहले से मौजूद है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेस, माने लाल रक्त कणिकाएँ।
तो हमारे जो ब्लड में लाल रक्त कणिकाएं हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि तुरंत इस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और इस ऑक्सीजन को पकड़ करके बना देता है OHB, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखिए ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले करके जो है ऑक्सीजन को ले करके ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो ब्लड से सर्कुलेट करके ये क्या करता है कि शरीर के एक एक कोशिकाओं तक, देखिए ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को समझा रहे हैं, ये ऑक्सीजन को ले करके और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक, नीचे देखिए सभी कोशिकाएं बनाए हैं, तो ये हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी, शरीर के सारे कोशिकाओं तक चला जाता है। अब देखिए कोशिकाओं के बाद ये ऑक्सीजन जो है अब ऑक्सीजन के रूप में नहीं निकलता है, क्योंकि अब इसके निकलने के बाद ये CO2 के रूप में निकलता है। अब कहिए कि CO2 कहाँ से आ गया, कैसे CO2 बन गया, तो इसके मैं बताऊंगा। देखिए इसका फिगर फिर आपको यहाँ बनाया गया है, इसको हम समझाएंगे कि ये CO2 कैसे आया। तो ये समझ लीजिए कि जब ये ऑक्सीजन यहाँ आता है तो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है पहले से जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन से कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज कहते हैं वो आकर वहाँ मौजूद होता है, और उस ग्लूकोज को क्या करता है कि ये ऑक्सीजन जा करके उस ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करता है, यानी ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन होता है। तो ग्लूकोज है उसका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो वो टूट करके क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जल बन जाता है और ऊर्जा देता है। तो समझ लिए कि वहीं से ये ऑक्सीजन, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आया है। इसको मैं थोड़ा सा बाद में इसको समझा देंगे रिएक्शन से। तो अभी समझ लीजिए कि यहाँ पर कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज से ऑक्सीजन की क्रिया होती है जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप जब वो टूटता है, कौन ग्लूकोज टूटता है तो CO2 बनता है। तो अब देखिए CO2 जैसे यहाँ बना ना, तो देखिए फिर ये क्या करता है कि जो ब्लड में है, फिर HB हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है कि फिर इसको पकड़ लेता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ करके बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके फिर इसको ब्लड से ले करके देखिए चला आता है हमारे फेफड़े तक, और जैसे फेफड़ा में फिर आया एल्वेओली, जो एल्वेओली मैंने बताया कि एल्वेओली जो है वो क्या है, वायु कोशिकाएं हैं, तो वायु कोशिकाएं हैं उसमें फिर लेकर चला गया। अब वहाँ जाने के बाद क्या होता है, जैसे यहाँ आता है तो अब देखिए ये इधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में, जैसे देखिए इधर से तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही आता है, तो मान के चलिए 100% कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एल्वेओली के उस साइड कम है, तो इसलिए इधर से कार्बन डाइऑक्साइड सीधा कहाँ चला जाता है, सीधा आ जाता है नासिका छिद्र में, और नासिका छिद्र से फिर ये जो बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो शेष ऑक्सीजन है उसके साथ मिल करके ये सब बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर दो चीज़ समझिए कि जो सांस लेने की क्रिया है तो सांस लेने की क्रिया यहीं तक रहता है, मतलब ऑक्सीजन को हम लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से निकल गया, यानी ऑक्सीजन को इधर से हमने लिया, ऑक्सीजन यहाँ आ गया और फिर इधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गया वो निकल गया, इसको कहते हैं सांस लेना। और जो यहाँ से प्रोसेस आ करके इधर आता है और कोशिकाओं में जो ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ना, इस क्रिया को कहते हैं श्वसन, यानी भोजन को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को श्वसन कहा जाता है। यानी जब ये ऑक्सीजन आता है कोशिका में तो कोशिका के अंदर एक अंग है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल, इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ग्लूकोज पहले से बैठा हुआ है उस ग्लूकोज से इसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो
रिटर्न होके निकल जाता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं कि अब यहाँ पर इस ग्लूकोज के जो ऑक्सीकरण होता है, अब इसको समझिए। इसी में जो हमारे ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा रहते हैं, इसी में इसका जो है गुण समाहित है। कैसे है देखिए, मैंने एक चित्र यहाँ बनाया है एक सेल का। इसमें सेल में देखिए एक ऊपर में परवल के आकार की यहाँ पर ये देख केंद्रक है, और इसमें जो उसका न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो कोशिका केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य है। केंद्रक के अंदर जो रहता है वो केंद्रक द्रव्य, कोशिका के अंदर पूरा जो केंद्रक द्रव्य। तो इस कोशिका के अंदर ये द्रव्य भरा हुआ है। यहाँ पर ये जो हमको इसको चर्चा करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी श्वसन, इसी में श्वसन की क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए पावर हाउस ऑफ सेल, यह कोशिका का पावर हाउस है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही यहाँ कोशिका आता है, ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन जैसे मैंने कहा, ये ऑक्सीजन देखिए फिर ऑक्सीजन आया, तो जैसे ही ऑक्सीजन इसमें आता है श्वसन की क्रिया शुरू हो जाती है। और श्वसन की क्रिया शुरू होती है तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए भोजन से ग्लूकोज, इसमें इस सेल में भोजन जो हम लोग करते हैं ना, उस भोजन से ग्लूकोज आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है। वो आने के बाद चला आया सेल में, तो देखिए यहाँ से कार्बोहाइड्रेट भोजन से, और इधर से आया ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, इधर से ऑक्सीजन है। अब क्या हुआ, दोनों देखिए आपस में मिल गया। ध्यान दीजिए यहाँ, जब दोनों आपस में मिल गया, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, सभी लोग जानते हैं। तो अब देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिला तो देखिए ये टूट गया। टूटने के बाद क्या बनाया, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। 6H2O, इसको संतुलित किया गया, बैलेंस किया गया है, माने H2O समझिए, CO2 समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से, और क्या मिला, ऊर्जा। देखिए यही ऊर्जा जो मिला, कार्बन डाइऑक्साइड टूट के निकल गया, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया ना कहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए यही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से टूट कर आया। जो यहाँ ऑक्सीजन आ करके इस सेल के अंदर जो क्या किया, श्वसन की क्रिया हुआ, और उसी में टूट करके देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। इसीलिए मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को बताएंगे कैसे आया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, यहीं घूम करके बाहर निकल जाता है। अब देखिए जो जल निकला, तो जल जो है वो हमारे किडनी में चला गया, फिर किडनी से वहाँ से छन करके फिर बाहर निकल गया। जो कचरा उसके साथ है और भी उसको निकाल लिया शरीर से, जो कचरा है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। बचा कौन, बचा ऊर्जा, ATP। यही ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है, संचित हो जाता है। और देखिए यही ATP जो है हम लोग को जिंदा रखता है। अब समझ लीजिए कि ऑक्सीजन अगर नहीं रहता तो सोच लीजिए कि ATP कहाँ से आता। इसलिए ऑक्सीजन जो है ना, O2 जो है हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। जैसे हमको खाना बनाना है तो हमारे पास भोजन है, लेकिन अगर भोजन पकाना है तो कहाँ से पकाइएगा, जब तक आपके पास ईंधन नहीं रहेगा, लकड़ी नहीं रहेगा, गैस नहीं रहेगा, कैसे पकाइएगा। तो उसी तरह से हमारे पास ग्लूकोज तो है, हमारे कोशिकाओं में, इस कोशिकाओं में ग्लूकोज है, यानी भोजन है, लेकिन उसको पकाने वाला चाहिए। तो ये ऑक्सीजन जो आता है ना, वही ऑक्सीजन ईंधन का काम करता है, और वहीं आकर के हमारे इस भोजन को ऑक्सीकृत करके उसको तोड़ देता है, और तब हमको ऊर्जा मिलता है। तो यही ऊर्जा जो है हमारे शरीर में संचित हो जाता है, और इसी ऊर्जा के कारण हमारा शरीर जो है, अभी वो जो ऊर्जा है ये हमारे कोशिकाओं में फिर संचित हो जाता है, और वहाँ से धीरे 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 सभी कोशिका, शरीर की सारी कोशिकाओं में यही ऊर्जा जो है संचालित होता है, और हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर यह ऊर्जा संचालित न हो, हम जो बोल पा रहे हैं, हम जो लिख पा रहे हैं, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे, कोई भी मनुष्य, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों न हो, कोई भी सजीव, तो जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी कार्य करता है, तो समझ लीजिए कि वो सारा कुछ ऊर्जा के द्वारा ही करता है। ऊर्जा बंद या मशीन बंद। जैसे मैंने कहा कि गाड़ी में अगर तेल खत्म हो गया, गाड़ी वहीं रुक जाएगी, तो उसी तरह से जैसे ही हमारे शरीर में यह ऊर्जा का बनना रुक जाएगा, ATP की मात्रा बनना रुक जाएगा, कोशिकाओं को ऊर्जा की सप्लाई नहीं होगी,
तुरंत हमारा शरीर जो है सुस्त पड़ जाएगा और हमारे शरीर, हम लोग मर जाते हैं इसलिए कि जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी ना, तो हमारे शरीर में जो है तुरंत जो है क्या होगा, ऊर्जा का बनना बंद हो जाएगा। ऊर्जा का बनना बंद हो जाएगा तो हमारे ब्रेन को जो है ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रेन है ना, वही क्या करता है कि उसके सेल जो है तुरंत मरना शुरू कर देते हैं। तो ब्रेन के सेल जब मरना शुरू करेंगे तो सोचिए कि हमारे शरीर, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला कौन है? ब्रेन है। और ब्रेन की ही कोशिकाएं मरना शुरू कर देंगी तुरंत। अगर 3 से 6 मिनट के अंदर ऑक्सीजन उसको नहीं मिला तो तुरंत सारे उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होता है, वो तुरंत मरना शुरू कर देंगे। और जैसे मरना शुरू कर देंगे तो आदमी, सोचिए कि जब ब्रेन मर जाएगा तो आप मर जाइएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन देता है, क्योंकि इसी के द्वारा, यह ईंधन है, हमारे शरीर को ईंधन सप्लाई करता है। जैसे ईंधन बंद, वैसे ही हमारा शरीर कार्य करना बंद है। तो देखिए अब इसमें मुख्य जो बातें हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन, जो एक ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जब यहाँ आता है तो हीमोग्लोबिन, देखिए हमारे शरीर के अंदर रहने वाला भी हमारे शरीर का घातक है। कहा जाता है ना, घर का भेदिया लंका ढाहे। तो समझिए कि जो हमारे लंका ढहाने वाला है ना, हमारे घर में ही बैठा है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जिसके चलते हमारा खून लाल होता है, हम गर्व करते हैं कि हम लोग, हमारा खून लाल है, नहीं, सबका खून लाल है, गर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। और यही हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर के लिए भेदिया है, घातक काम करता है। जितना हमको लाभ पहुंचाता है ना, उतना ही हानि पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं इसको ऑक्सीजन से कम संबंध है, ऑक्सीजन से इसका लगाव कम है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड से लगाव ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, ये देखिए, ये ऑक्सीजन से के साथ तो उसको तो ऑक्सीजन को ढोता है, मजबूरी है इसको ढोना, लेकर आता है, लेकिन इसका संबंध ऑक्सीजन से अच्छा नहीं है। ऑक्सीजन को सेल तक ले आकर तुरंत छोड़ देता है, अब भाग जाता है। और तुरंत जो है कार्बन डाइऑक्साइड से इसका इतना मित्रता है ना कि ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक संबंध बना लेता है। भैया हम आपको छोड़ेंगे नहीं, एकदम पकड़ लेता है उसको। और ऑक्सीजन के साथ ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, जो हमारे शरीर के लिए घातक कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इसके भी संबंध कितना उस हीमोग्लोबिन से है। एक मृत्यु का ये भी कारण बन जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है, इसका भी कारण है। क्या करता है ना कि जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाता है ना, ये जितने हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ करके बैठ जाते हैं। लीजिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए इतना घातक है कि थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा चल जाता है हम लोग मर जाते हैं। तो देखिए, हमारे अंदर के बैठा हुआ भेदिया जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे इससे लगता है कि बहुत मित्रता है, इसको छोड़वे नहीं करता है जल्दी। इधर से ऑक्सीजन आता है तो मजबूरी में, तो इसको मजबूरी है कि ले जाकर छोड़ देता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता है, पकड़े रहता है। तो इसके ऑक्सीजन के ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़ने के कारण भी हमारी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन जैसे कम होगा तो इधर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यानी बढ़ाएगा नहीं, लेकिन उसको रोक करके रख देगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो रहबे करेगा, तो अब इधर से ऑक्सीजन आइबे नहीं करेगा, तो जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ऑक्सीजन गया है, उसमें तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है। और दूसरा ये जो हीमोग्लोबिन है, ये समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से चिपका हुआ है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ा देता है। उसको निकालना चाहिए तो नहीं निकालता है। तो उस स्थिति में भी हम लोगों को मृत्यु हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती थी। इसलिए देखिए, हमारे शरीर में ही बैठा हुआ है एक हम लोग के लिए खतरनाक। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं जिंदा रह सकते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे यह ऑक्सीजन हमारा ईंधन का काम करता है। अगर यह ईंधन हमारे शरीर में सही ढंग से सप्लाई नहीं होगा तो सारा शरीर का सिस्टम ही फेल हो जाएगा। और जब सारा शरीर का सिस्टम ही फेल हो जाएगा तो फिर सोचिए कि आप कैसे ज़िंदा रहिएगा।
तो इसीलिए आज का जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मानव क्यों मर जाता है, तो यह समझ लीजिए कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है, और यही ईंधन हमारे शरीर में जा कर के जितना भी चीज़ हम लोग खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इस सब से ऊर्जा उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में क्या, हम लोग जब कोई ऑक्सीजन के अभाव में मर जाता है तो क्या समझ रहे हैं, उसके शरीर में ग्लूकोज नहीं था, बहुत था, उसके शरीर में ग्लूकोज बहुत था। इसलिए कि आदमी खाना नहीं खाएगा तो 2-4-5 दिन तक ले जिंदा रह सकता है, इसलिए कि उसके शरीर में जो पहले से ग्लूकोज उसके कोशिका में है उससे काम चल जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के बिना 2 से 3 मिनट भी काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ग्लूकोज वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, उससे कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। तो ऑक्सीजन सप्लाई होता रहे तो आपके शरीर का ग्लूकोज काम करेगा और टूटेगा, और टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन जल बनेगा और ऊर्जा उत्पन्न होगा, और इसी ऊर्जा के द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं। तो ऑक्सीजन का बंद यानी ऊर्जा उत्पन्न होना बंद, ईंधन बंद, हम लोग मर जाते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानना है, हम लोग प्रति मिनट एक बार अगर सांस लेते हैं, 1 मिनट ऐसे सांस लेते हैं तो हम लोग 0.21 लीटर, 0.21 लीटर मतलब पॉइंट के बाद, तो ये हम लोग इतना लीटर ऑक्सीजन जो है प्रति मिनट लेते हैं। सोचिए 1 मिनट में हम लोग 1 मिनट में कितना, 0.21 लीटर, इतना लीटर हम लोग ऑक्सीजन 1 मिनट में सांस में लेते हैं। याद रखिए, जी के क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। दूसरा जो है, 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेते हैं। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार, लगभग 12 से 16 बार, यानी 12 से 16 बार के बीच में सभी लोग, कोई जो है जैसे मान लें कि नॉर्मल स्थिति में है तो 12 बार लिए, थोड़ा सा उससे और एक्टिव हैं तो 13 बार लिए, 14 बार लिए, 15 बार लिए, यानी 16 बार। तो इस तरह से 1 मिनट में हम लोग 12 से लेकर 16 बार तक श्वसन की क्रिया सांस लेते हैं। इसके बाद है हम लोग प्रतिदिन, एक दिन में पूरे सुबह से शाम तक 24 घंटे के अंदर हम लोग कितने लीटर ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोच लीजिए 550 लीटर से 700 लीटर तक ऑक्सीजन। सोचिए हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आदमी हाय हाय करता है, प्रकृति ने इतनी सुंदर चीज़ दिया है ऑक्सीजन। कल के मैंने क्लास में बताया था कि समानता का अधिकार है, जिसमें मैंने एक संवैधानिक क्लास लिया था संविधान पर, उसमें बताया था कि सभी को सांस लेने की समानता अधिकार है, सभी को ये है कि आप सांस ले सकते हैं। तो सोचिए कि सब लोग सांस ले सकते हैं और इतना इम्पोर्टेंट ये ऑक्सीजन है, फिर भी हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। 3 मिनट ऑक्सीजन बंद, 4 मिनट बंद, आपकी सारा जो है सारा धन दौलत रुपया पैसा सब यहीं रह जाएगा। लेकिन सोचिए आदमी क्या, हम लोग नहीं सोचते हैं। सभी लोग एक दूसरे के हाय हाय करते हैं, मारा पीटी में लगे रहते हैं कि हमारा है तेरा है, वैसे वैसे कुछ भी करने के लिए उतारू है। लेकिन अगर 3 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिले, सांस रुक गया, तो उस समय पता चलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, इस प्रकृति ने जो हमें ऑक्सीजन दिया है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक भी संदेश ये भी देना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम प्रकृति को हरा भरा रखें, प्रकृति में पेड़ पौधे लगाएं। इस पर भी हम सभी को ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसकी महत्ता जो है, पेड़ पौधों की महत्ता, इस ऑक्सीजन की महत्ता हमें तब समझ में आती है जब हमारे घर परिवार के कोई व्यक्ति ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ देता है। जब हमारे परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी सांसें फूलने लगती है, तुरंत डॉक्टर कहता है कि इसको तुरंत आईसीयू में डालिए, इसको ऑक्सीजन चढ़ाइए, तो उस समय इस ऑक्सीजन की महत्ता को पता चलता है। और हमारा जान अगर बच जाता है तो हम समझ जाते हैं कि चलिए ऑक्सीजन ने जान बचाया, लेकिन उसके कुछ देर बाद हम भूल जाते हैं कि किसने हमारा जान बचाया। तो इसलिए अगर कोई घटना घट जाती है तो उसका हमको जीवन भर मलाल रहता है कि ऑक्सीजन के हम लोग सही ढंग से नहीं किए, प्रकृति में नहीं बरकरार रख पा रहे हैं। आज देखते हैं पेड़ पौधे इतने कट रहे हैं कि ऑक्सीजन का अभाव होते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये है, पहले हम लोग कभी सुनते थे किसी का बच्चा आईसीयू में है, आज जितना बच्चा पैदा हो रहा है उसका 90% आईसीयू में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस
इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रहा है। तो इसलिए हम सभी को इस पर भी ध्यान देना है। और देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि बिना ऑक्सीजन के मानव जो है 3 से 6 मिनट तक जिंदा रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। अगला आप लोगों को मैंने बताया कि बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन में आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि गैसों का मिश्रण है, हवा जो है गैसों का मिश्रण है, और ये सब हमारे आता है और यहाँ से कुछ क्षण करके सब निकल जाता है। थोड़ा सा ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, 21% जो ऑक्सीजन आता है उसमें से, यानी 100% ऑक्सीजन को खाली मान कर चलिए 100%, तो उसमें से हम लोग 5% ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी निकाल देते हैं। तो इस तरह से अगर शुद्ध ऑक्सीजन भी हम लोग को दे दिया जाए ना, शुद्ध ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी में चढ़ाया जाए तो भी आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि शुद्ध जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करता है कि हमारे बॉडी को, अंगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम लोग जल्दी जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न में एक आप लोग को बताने के लिए कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस धरती पर कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन इस धरती पर कौन कौन सा ऐसा जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। तो चलिए अगले क्लास में फिर इसी तरह से मज़ेदार वैज्ञानिक क्लास लेकर के आएंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।